आज इस लेक्चर में हम देखेंगे विदेशी व्यापार को, जिसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में भी जानेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार में आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। भारत के विदेशी व्यापार को हमने देखा और हमने ये देखा कि भारत में निर्यात को बढ़ावा देने यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। उसी के साथ हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर एक्सपोर्ट या उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो दोस्तों, मैं शशांक थूल आप सभी का द थूल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ पर हम एमपीपीएससी मेंस के अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को यानी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। पहला है अधिमान्य व्यापार समझौता यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए जिसको कहते हैं। कई बार न्यूज़ में, समाचारों में या जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हमने इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने मिले होंगे, जानने मिले होंगे। आज उन्हीं को हम देखते हैं। पीटीए यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे अधिमान्य व्यापार समझौता कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। ऐसा संघ जिसमें सदस्य देश उत्पादित सामग्रियों पर निम्न व्यापार बाधाओं का प्रयोग करते हैं तथा यह सब एक समान रूप से लागू होता है। इसका मतलब है कि कुछ देश हैं, उन्होंने अपना एक संघ बना लिया, एक यूनिटी बना ली, एक यूनियन बना ली और फिर क्या किया कि आपस में जो भी वो व्यापार कर रहे हैं, खास तौर से सामग्रियों पर, उत्पादित सामग्रियों पर, उस पे जो व्यापार संबंधित बाधाएं हैं उनको बिल्कुल ही निम्न कर दिया या शून्य कर दिया। देखिए व्यापार संबंधी बाधाएं कैसे होती है। जैसे मान लीजिए मैंने भारत में बासमती चावल का उत्पादन किया, अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं अमेरिका या किसी दूसरे बड़े देश को बेचूँ। अब मान लीजिए मैं अमेरिका में बेचने पहुँच गया, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं भाई, आप ऐसा बासमती चावल लाइए जिसमें बिल्कुल आपने रसायनों का प्रयोग ना किया हो, या आप सिर्फ हमारे देश में तो आप अगर बेचेंगे तो आप 10 किलो से ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो इस प्रकार की बाधाएं या इस प्रकार की चीज़ें उनने लगा दी कि भाई बाहर की चीज़ें हमारे देश में ना आ पाए। तो जब ये संघ बनाया जाता है, जब ये सदस्यों का एक संघ बना दिया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इस तरह की बाधाएं नहीं रखेंगे, बाधाएं जो भी रखेंगे निम्न रखेंगे ताकि हमारे बीच में व्यापार आसानी से हो सके। अब भारत और अमेरिका ने मान लीजिए कोई समझौता कर लिया, इस प्रकार का कोई समझौता कर लिया, आपस में व्यापारिक समझौता कर लिया। तो अब उनने कहा कि हाँ, अब पहले ये था कि आप 10 किलो से ज़्यादा बासमती चावल अमेरिका में जाकर नहीं बेच सकते। उनने अब उसको 10 किलो को 100 किलो कर दिया या 200 किलो कर दिया, या लिमिट ही ख़त्म कर दी, भाई आप जितना चाहो आप यहाँ पर आकर बेच सकते हो। उसके बाद जो उनने नियम कायदे बनाए थे कि भाई नहीं, आप उसमें कोई रसायन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं होना चाहिए, या जो भी है कि भाई इसी किस्म का जो या फला फला किस्म का, जैसे बासमती चावल में कई प्रकार की किस्में आती है, तो बोले नहीं, आप इसी किस्म का अगर चावल होगा तो ही हम उसको अमेरिका में अनुमति देंगे बेचने की। तो इस प्रकार की जो बाधाएं थी वो सब हटा दी गई, या उनको कम कर दिया कि नहीं, आप ये भी बेच सकते हो, ऐसा भी बेच सकते हो, ठीक है, आप अगर रसायन का प्रयोग कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम आप फला फला जगह से टेस्ट करवा के लाओ कि ये आपका खाने के लायक है और स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं देगा, तो हम आप यहाँ पर अपने यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो बाधाएं हैं वो सब क्या हो गई, कम हो गई, न्यूनतम हो गई। तो इस प्रकार जब कोई देश या कई देश आपस में एक संघ बना लेते हैं जिससे उनके बीच में व्यापार संबंधी जो बाधाएं होती है वो या तो शून्य हो जाए या निम्न हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, अधिमान्य व्यापार समझौता यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुक्त व्यापार क्षेत्र या मुक्त व्यापार समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों बार ये आपसे पूछा जा चुका है या आपको कईयों बार ये कहीं पढ़ने या सुनने मिल गया होगा। चलिए देखते हैं क्या है ये। ऐसा समझौता जिसमें सदस्य देशों के मध्य स्वतंत्र और सरल व्यापार किया जाता है, यही क्या कहलाएगा, आपका
मुक्त व्यापार क्षेत्र या मुक्त व्यापार समझौता। आपने कई बार देखा होगा कि भाई यूरोपियन यूनियन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ या भारत और श्रीलंका के बीच में मुक्त व्यापार समझौता किया गया। ये इस तरह की चीज़ें आपको सुनने में अक्सर आई होगी। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया ये जाता है कि जो नियामक शुल्क है, सीमा शुल्क है, सब्सिडी है, कोटा है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही सरल बना दिया जाता है, जिससे सदस्य देशों का उत्पादन गैर सदस्य देशों की तुलना में बहुत सस्ता हो जाता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए भारत और श्रीलंका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता हुआ। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो भी व्यापार संबंधी प्रतिबंध थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही शून्य कर दिया या निम्न कर दिया। और कई प्रकार के शुल्क होते हैं, जैसे सीमा शुल्क हो गया, यानी कि मैं भारत से श्रीलंका पहुंचा कुछ सामान लेके वहां बेचने के लिए, तो भारत में भी मुझे सीमा शुल्क देना पड़ेगा कि भाई आप बॉर्डर क्रॉस करके जाके वहाँ जा रहे हो बेचने के लिए, तो टैक्स दो। अब जैसे ही मैं श्रीलंका के बॉर्डर में पहुँचा या श्रीलंका में पहुँचा उस सामान को बेचने के लिए, तो फिर नहीं, आप तो भारत से लेके आए हो, टैक्स दो। तो इस प्रकार के टैक्स लग जाते हैं बहुत सारे। तो इन टैक्स को क्या कर दिया गया, या तो शून्य कर दिया गया या फिर कम कर दिया गया। इसके बाद सब्सिडी वगैरह जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि हाँ आप इंपोर्ट करना चाहते हो, हाँ आपको हम सब्सिडी देते हैं, आप उसको इंपोर्ट करो। तो या फिर कोटा निर्धारित कर दिया कि नहीं, भारत से तो इतना ही माल आएगा और इससे ज़्यादा नहीं आएगा, या श्रीलंका को हम इतना ही माल बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो इस प्रकार के जो कोटा सिस्टम है उनको क्या कर दिया गया, सरल बना दिया गया। अब ये जो सारी चीज़ें जब सरल हो गई, सारी चीज़ें आसान हो गई, शुल्क मुझे कम देना पड़ रहा है या सब्सिडी मुझे मिल रही है कि हाँ तुम, सरकार मुझे सब्सिडी दे रही है कि हाँ आप हमसे पैसा ले लो, या आपको टैक्स में या सब्सिडी दे रहे हैं कि आप जाके अपना व्यापार करो विदेश में जाकर या श्रीलंका में जाकर अपना उत्पाद बेचो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मेरा जो उत्पाद होगा वो श्रीलंका में कैसा होगा, सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ टैक्स नहीं देना है, मुझे कोई कोटा निर्धारित नहीं है कि इतना ही मुझे सप्लाई करना है या इससे ज़्यादा मैं सप्लाई नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मुझे सरकार है वो मुझे सब्सिडी दे रही है ये सारे काम करने के लिए। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि ये उत्पाद जब मैं वहाँ श्रीलंका में बेचूंगा तो सस्ते दामों में बेचूंगा, क्योंकि मुझे भी वो सस्ता पड़ेगा। लेकिन ऐसा देश, मान लीजिए बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में मैं बेच रहा हूँ, जहाँ पे भारत और उस पर्टिकुलर देश का ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं है, मुक्त व्यापार समझौता जो है वो भारत और उस देश के बीच में नहीं है। तो अब क्या होगा, मुझे वहाँ पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, मुझे वहाँ पर सीमा शुल्क जो होगा, जो भी टैक्स वगैरह लगेंगे मुझे वो मुझे वहाँ पर देने पड़ेंगे। और जो भी कोटा होगा वो भी निर्धारित होगा कि भाई मैं यहाँ पर इतना ही माल बेच सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि मुझे अगर टैक्स देना है, मुझे वहाँ पर सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, तो मैं अपने प्रोडक्ट के दाम क्या रखूँगा, ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि भाई मुझे अगर प्रोडक्ट से इनकम होगी तभी तो मैं ये सारे सीमा शुल्क और ये सारे खर्चे अपने देख पाऊँगा ना। तो उस कंट्री में क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो इस प्रकार जब दो देशों के बीच में इस प्रकार का मुक्त व्यापार क्षेत्र या मुक्त व्यापार समझौता होता है, तो गैर सदस्य देशों की तुलना में सदस्य देशों में जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पादन होता है, वो क्या हो जाता है, वो सस्ता हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं सीमा संघ शुल्क। सीमा संघ शुल्क, इसमें क्या होता है, इसमें भी एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत क्या होता है कि सदस्य देशों के बीच जितने भी टैरिफ होते हैं, जितने भी प्रशुल्क होते हैं, मतलब जितने भी शुल्क लगने हैं, जितने भी टैक्स लगने हैं, जो भी चीज़ें लगनी है, वो सब क्या कर जाती है, या तो समाप्त कर जाती है या फिर बहुत ही न्यूनतम दर पर रख दी जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको मिलता है देखने, वो मिलता है यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इटली है, फ्रांस है, स्पेन है। तो मैं कोई भी प्रोडक्ट ले जाके आसानी से इटली से फ्रांस में ले जाके बेच सकता हूँ, या स्पेन से कोई भी प्रोडक्ट ले जाके आसानी से फ्रांस में बेच सकता हूँ, या फ्रांस का कोई भी प्रोडक्ट ले जाके आसानी से पोलैंड में बेच सकता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, एकदम फ्री ट्रेड है। मतलब मैं, जैसे कि ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे मान लीजिए मैंने भोपाल से कोई सामान खरीदा और उसको ले जाके मैंने इंदौर में बेच दिया, या
इंदौर से कोई सामान खरीदा और उसको मैंने दिल्ली में बेच दिया, या दिल्ली से मैंने कोई माल मंगा कर अपना जबलपुर में मैं लाकर उसको बेच रहा हूँ। तो इतना ही आसान है यहाँ पर ये माल को बेचना या उत्पाद को बेचना। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं साझा बाजार यानी कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है, इसमें सीमा शुल्क संघ की सदस्य देशों के मध्य प्रशुल्क और टैरिफ समाप्त होने के साथ साथ उत्पादन के साधनों जैसे श्रम और पूंजी का भी मुक्त प्रवाह होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो है यूरोपियन कॉमन मार्केट। अभी तक हमने देखा कि जो व्यापार हो रहा है सदस्य देशों के बीच में वो वस्तु और सेवाओं का हो रहा है, लेकिन इस समझौते के तहत या ऐसी समझौता जिसमें कॉमन मार्केट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, तो इसके तहत क्या होता है कि टैरिफ और प्रशुल्क जो भी टैक्स और ये टैरिफ लगने हैं उनको समाप्त तो कर ही दिया जाता है, साथ में जो श्रम और पूंजी है उसका भी मुफ्त प्रवाह होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जर्मनी का है और वो चाहता है कि मैं फ्रांस में जाकर जॉब करूं, तो वो आसानी से फ्रांस में जाकर जॉब कर सकता है। या कोई फ्रांस का व्यक्ति है और वो चाहता है कि मैं स्पेन में जाकर निवेश करूं या वहां पर जाकर पूंजी लगाकर कोई फैक्ट्री डाल लूं या कुछ बिजनेस ओपन कर लूं, तो वो आसानी से कर सकता है बिना किसी बाधा के। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक संघ। ये मुक्त व्यापार समझौते की सबसे विकसित एवं उच्चतम अवस्था है, यानी कि जो मुक्त व्यापार जो हमने देखा, फ्री ट्रेड वाला सिस्टम जो देखा, इसका सबसे उच्चतम या सबसे विकसित रूप है ये। इसमें साझा व्यापार के सभी लक्षण होते हैं। सदस्य देशों में एक समान राजकोषीय नीति होती है, मौद्रिक नीति होती है, विदेशी विनिमय दर नीति होती है, औद्योगिक तथा अन्य समान आर्थिक सामाजिक नीतियों को अपनाया जाता है। अब देखिए, राजकोषीय नीति हमने पढ़ ली है, मौद्रिक नीति मैं आपको बता चुका हूँ, विदेशी विनिमय दर नीति ये भी मैंने आपको बताती है। देखिए विदेशी विनिमय दर यानी कि आपको इस छोटा सा उदाहरण, जैसे कि $1 इक्वल टू 70 रुपये, ठीक, तो ये क्या हो गया, विदेशी विनिमय दर। ठीक, उसके बाद औद्योगिक नीति और भी जो आर्थिक सामाजिक नीतियां हैं माफ़ कीजिएगा, और भी जो आर्थिक सामाजिक नीतियां हैं वो अपनाई जाती हैं, वो दोनों देशों में या सदस्य देशों में कैसी होती है, एक समान होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि ये है बेनलैक्स, ठीक है, यानी कि बेल्जियम और नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये तीन जो देश हैं इन्होंने आपस में ये आर्थिक संघ बनाया, आर्थिक समझौता बनाया। इसके तहत क्या हो रहा है कि इसमें मुक्त व्यापार और साझा व्यापार की सारी नीतियां तो है ही, सारी खूबियां या सारी विशेषताएं तो है ही कि आसानी से कोई भी लग्जमबर्ग का वर्ग बेल्जियम में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, वहाँ पर निवेश कर सकता है, आसानी से चीज़ों को खरीद बेच सकता है, और बेल्जियम का व्यक्ति आसानी से नीदरलैंड में जाकर सारे ये काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये सारी चीज़ें तो है ही, साथ में इन सभी देशों ने एक और चीज़ की है, वो ये की है कि इनकी जो राजकोषीय नीति होती है वो भी एक जैसी होती है, मौद्रिक नीति भी एक जैसी होती है, विदेशी विनिमय दर भी एक जैसा होता है। यानी कि अगर नीदरलैंड में एक रुपया, नीदरलैंड का जो भी पैसा चलता हो, ठीक है ना, नीदरलैंड की जो भी करेंसी चलती हो, मान लीजिए जो भी है, ठीक है, तो वो मान लीजिए $20 या $70 है, $70 के आसपास है, तो वही चीज़ बेल्जियम का भी जो भी मुद्रा होगी वो भी $70 के पास होगी या $70 कहलाएगी, और लग्जमबर्ग में भी वो सेम चीज़ होगी, यानी लग्जमबर्ग की भी जो मुद्रा होगी वो $70 के इक्वल होगी। उसके अलावा जैसे कि मौद्रिक नीति हमने देखी कि भाई किस प्रकार बैंक काम करेगा और क्या काम करेगा, कितना आपका रेपो रेट होगा, कितना रिवर्स रेपो रेट होगा, SLR DSLR, वो सारी चीज़ें जो भी होगी वो सारी अगर नीदरलैंड के लिए जो भी निर्धारित होगी वो सेम बेल्जियम भी अपने लिए वैसे ही रखेगा और लग्जमबर्ग भी सेम अपने लिए वैसे ही रखेगा। इस प्रकार से राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय दर, औद्योगिक तथा
अन्य आर्थिक सामाजिक नीतियां जो होती है वो एक जैसी ही होती है इस आर्थिक संघ में। ठीक है, इसीलिए इसे मुक्त व्यापार का एक विकसित रूप या सबसे अधिक विकसित रूप या सबसे अधिक विकसित एवं उच्चतम अवस्था इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत और भारत के द्वारा किए गए क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों को। पहला है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसकी अगर बात करूं तो दक्षिण सम्मेलन में वर्ष 1991 में श्रीलंका ने इस प्रस्ताव को रखा था। उसके बाद 1995 में दिल्ली सम्मेलन में इस पर निर्णय लिया गया और फिर 1 जनवरी 2016 को इस पर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसके बाद 1 जनवरी 2007 से इसको लागू किया गया। अगर इस समझौते की बात करूं तो इसके तहत भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान को 1 जनवरी तक, माफ़ कीजिएगा 1 जनवरी 2009 तक अपना जो सीमा शुल्क है उसको कम करके, न्यूनतम करके 5% तक लाना था। वहीं जो दूसरे अन्य सदस्य देश थे उनको 1 जनवरी 2016 तक की मोहलत दी गई थी कि वो अपना सीमा शुल्क जो है उसको कम करके 5% पर ले आए। ठीक है, आगे समझिए। इसके सदस्य देशों की बात करूं तो इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है माफ़ कीजिएगा। तो ये पूरे दक्षिण एशियाई देश हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए समझौता किया, जिसकी पहल किसने की थी? इसकी पहल की थी श्रीलंका ने। फिर 1 जनवरी 2007 से इसको लागू माना गया। उसके बाद भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान, इसको कहा गया कि भाई 1 जनवरी 2009 तक आप जो सीमा शुल्क है, इन सदस्य देशों के बीच में जो भी सीमा शुल्क लगता है उसको घटाकर कितना कर दिया जाए, उसको घटाकर 5% तक कर दिया जाए। और अन्य जो देश हैं, अन्य देश कौन कौन से हो गए? अन्य देश हो गए भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश। इनको समय सीमा दी गई 1 जनवरी 2000 तक की कि वो अपने बीच जो भी सीमा शुल्क लगता है उसे घटाकर 5% तक कर दे। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एशिया प्रशांत व्यापार समझौता। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कईयों बार आपको सुनने में आया होगा। संयुक्त राष्ट्र एवं आर्थिक आयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसे ESCAP स्केप भी कहते हैं, की पहल पर वर्ष 1975 में यह हस्ताक्षरित हुआ था। इसके सदस्य देशों की बात करूं तो इसके सदस्य देश हैं भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, लाओस, दक्षिण कोरिया और चाइना। वर्ष 2000 में चाइना ने इसको अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। ये भी कई बार आपको सुनने मिला होगा। ये जो हुआ था, ये हुआ था भारत, पहला जो हुआ था भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ था। दूसरा हुआ था भारत और कोरिया के बीच में, कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के बीच में। और जो अभी तीसरा हुआ वो हुआ भारत और जापान के बीच में। इसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन, इस शब्द को परिभाषित किया गया था। रूल ऑफ ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु मूल रूप से उस देश का उत्पादन नहीं भी है तो भी उसे जो ये सेपा है, सेपा के अंतर्गत आने वाले या सेपा के तहत दिए जाने वाले जो लाभ हैं वो मिलेंगे यदि उस वस्तु का 35% या उससे अधिक उस देश से संबंधित है। आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेसा की, यानी जिसे कहते हैं हम व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सेसा। इसकी अगर मैं बात करूं तो भारत और मलेशिया के मध्य 2011 में ये हुआ। इसमें
वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और सहयोग, ये सारे क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। यानी कि अभी तक हमने देखा कि हम वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, सेवाओं का व्यापार कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि निवेश हो रहा है कि आसानी से हम एक देश से दूसरे देश में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जोड़ दिया गया सहयोग। सहयोग का मतलब होता है कोऑपरेशन, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना संक्रमण चल रहा है, तो जैसे कि अभी भारत और मलेशिया के बीच में ये हुआ, तो भारत ने कहा कि चलिए आइए हम मिल के कुछ रिसर्च करते हैं ताकि ये जो कोरोना वायरस है इसकी वैक्सीन बनाया जा सके। तो ये क्या हो गया, आपसी सहयोग माफ़ कीजिएगा, आपसी सहयोग, कि भाई हम आपसी सहयोग करके इसके लिए कुछ काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले हम वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार कर रहे थे, फिर हम निवेश पे आए, अब हम क्या कर रहे हैं कि आपसी सहयोग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत मॉरिशस दोहरा करारोपण बचाव समझौता, जिसे कहते हैं इंडिया मॉरिशियस डबल टैक्सेशन रेस्क्यू एग्रीमेंट। देखिए, अगर भारत और मॉरिशियस की अगर मैं बात करूं, तो भारत में जो निवेश है उसका लगभग 38% अकेले सिर्फ और सिर्फ मॉरिशियस से हमको प्राप्त होता है। अब मान लीजिए मैं भारत से मॉरिशियस में जाता हूँ निवेश करने के लिए, यानी कि मैं वहाँ पे जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, कोई ऑफिस डालना चाहता हूँ। तो अब मैं भारत से गया कहाँ, मॉरिशस में, तो भारत ने कहा कि तुम भारतीय हो, तो वहाँ जा कर के अपना पैसा वहाँ ले जा रहे हो, लाओ टैक्स दो। तो मैंने वहाँ पे भारत में टैक्स भर दिया। अब मैं पहुँचा कहाँ, मॉरिशस। मॉरिशस वाले ने कहा अच्छा तुम भारतीय हो, बाहर से आए हो, यहाँ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, लाओ टैक्स दो। तो अब मैंने फिर कहाँ टैक्स भर दिया, मॉरिशस में टैक्स भर दिया। तो इस प्रकार मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस प्रकार मुझे डबल टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि एक बार कहाँ टैक्स देना पड़ रहा है, इंडिया में, और दूसरी बार कहाँ टैक्स देना पड़ रहा है, मॉरिशस में। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए भारत और मॉरिशस ने क्या किया, ये समझौता किया। तो इसे ही कहते हैं इंडियन मॉरिशियस डबल टैक्सेशन रेस्क्यू एग्रीमेंट, ठीक है, दोहरा करारोपण बचाव समझौता। अब इसके तहत फ़ायदा क्या होगा, इसके तहत फ़ायदा ये होगा कि स्रोत देश तथा निवेश प्राप्तकर्ता देश दोनों में निवेश की राशि पर दोनों में कर न लगाकर किसी एक देश में कर संचय होगा या कर दाय होगा। यानी कि मैंने अगर मान लीजिए मॉरिशस में पहुंचा अपना फैक्ट्री लगाने के लिए या ऑफिस लगाने के लिए, तो या तो मैं इंडिया में अपना टैक्स दे दूंगा या मॉरिशस में जाकर टैक्स दे दूंगा। तो इस प्रकार भारत और मॉरिशस ने ये जो समझौता किया, इसके तहत मॉरिशस से प्राप्त होने वाला जो भी निवेश है उस पर भारत कर नहीं लगाएगा, और मॉरिशस में भारत से आने वाले निवेश पर मॉरिशस टैक्स नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो भी टैक्स होगा वो कहाँ पे होगा, एक ही जगह लगेगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जो 38% निवेश है वो केवल मॉरिशस के रास्ते से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जो काला धन है या ब्लैक मनी है वो आसानी से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है। जैसे कि भारत में मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास काफ़ी मात्रा में ब्लैक मनी है, उसने क्या किया, उसने जैसे तैसे उसको पहुंचा दिया मॉरिशियस। अब मॉरिशियस के रास्ते कोई इन्वेस्टर बन के कि हाँ मैं मॉरिशियस का बंदा हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है और मैं पैसा भेज रहा हूँ भारत में फ़ला फ़ला कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इस काम को करने के लिए, तो वो अब क्या होगा कि वो ब्लैक से वाइट के रूप में हमारे पास आ जाएगा और टैक्स भी कम लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ब्लैक मनी वाला जो खतरा रहता है ये यहाँ पर बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं ट्रिप्स समझौता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ट्रिप्स का मतलब होता है माफ़ कीजिएगा, ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं हम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति या किसी एजेंसी को उसकी रचनात्मक या नवाचार के लिए प्रदान किए जाने वाले अधिकार। देखिए इसको और समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए
आपने कोई बहुत सुंदर, कोई बहुत शानदार पेंटिंग बनाई, या कोई बहुत सुंदर या बहुत शानदार कोई मूर्ति बनाई, या कोई बहुत अच्छी कविता लिखी, या कोई बहुत अच्छा लेख लिखा। अब ये जो रचना आपने की, इसका अधिकार किसके पास होना चाहिए? ज़ाहिर तौर पर आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपने जो पेंटिंग बनाई, बहुत शानदार, बहुत अनोखी किस्म की या बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाई, उसको देख के किसी दूसरे व्यक्ति ने सेम पेंटिंग बना ली और उसको जाके मार्केट में बेचने लगा कि यार ये तो मैंने बनाई है। तो क्या होगा? तो भाई आपको बुरा भी लगेगा, और दूसरे आपकी जो मौलिकता है, आपकी जो रचना है, आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार क्या मतलब इतना मेहनत करके ये पेंटिंग बनाने का। ठीक। या आपने कोई बहुत सुंदर कविता लिखी, या बहुत कोई सुंदर लेख लिखा, या बहुत अच्छा आपने कहानी लिखी। अब होगा क्या कि या उस कहानी को लेकर या उस कविता को लेकर किसी और ने उसको कॉपी कर लिया और मार्केट में जाके बेचने लगा, या उस लोगों को ये बताने लगा कि ये तो मैंने लिखी है, इस कविता को मैंने लिखा है, या इस कहानी को मैंने लिखा है। तो ऐसा ना हो कि भाई आपकी जो रचना है या आपका जो नवाचार है, यानी नवाचार से मतलब है कि कोई, मान लीजिए कोई नया आइडिया आपके पास आया कि भाई कुछ ऐसा करते हैं तो इससे ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का आपके पास कोई नवाचार आता है। लेकिन ये जो आपका नवाचार है, ये जो आपका सोच है, ये जो आपका विचार है, ये आपसे कोई लेकर उसको इम्प्लीमेंट कर दे और उससे पैसे कमाने लगे, या उस लोग उसको वाह वाह करने लगे कि वाह भैया बढ़िया, क्या भैया क्या आइडिया दिया है, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हो तुम तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो। आपका विचार, आपकी रचना, आपका नवाचार आपका ही रहे। तो इस प्रकार के अधिकार कौन प्रदान करता है? इस प्रकार के अधिकार आपको प्रदान करता है कौन? ट्रिप्स प्रदान करता है। आगे समझ में? ठीक है। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैं ये पूरा लेक्चर बना रहा हूँ, मैंने ये पूरा लेक्चर बनाया, सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी बनाई मैंने, और यहाँ पर मैं आपको बैठ के पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए इस सेम टू सेम इस वीडियो को कॉपी करके कोई अपना सेम मुझको कॉपी करके पढ़ाने लगे। ठीक है। तो क्या होगा? तो ये जो चीज़ होगी, ये क्या हो जाएगा? मेरे कॉपीराइट, यानी कि मेरे जो अधिकार है, ये जो रचना है, इस पे जिस पे मेरा अधिकार है, ये मेरे अधिकारों का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। तो इस प्रकार के अधिकार कौन प्रदान करता है? इस प्रकार के अधिकार प्रदान करने के लिए क्या बनाया गया है? ट्रिप्स बनाया गया है। ठीक है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के संरक्षण के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया कि बौद्धिक संपदा क्या होती है, इंटेलेक्चुअल अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए गेट के अंतर्गत 1986 से 1994 तक बहुपक्षीय वार्ताओं के बाद ट्रिप्स समझौता हुआ। गेट की बात करें तो जो आज WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले गेट कहलाता था। ठीक है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे आने वाले लेक्चरों में। फिर 1 जनवरी 1995 को ये जो ट्रिप्स समझौता है, इसको लागू किया गया। इसके जो क्षेत्र हैं वो के कौन कौन से हैं? वो है पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक। अब इसको थोड़ा सा एक एक करके समझ लेते हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई चीज़ आई, या कोई डिज़ाइन आया, या कुछ भी XYZ कुछ भी चीज़ है, मैंने कोई बहुत अच्छी कविता लिख दी, या मैंने कोई दवाई खोज ली, मान लीजिए कोरोना वैक्सीन मैंने बना लिया। अब मैंने उसको क्या किया? पेटेंट एक ऑफिस होता है, वहाँ पर जाके उसका पेटेंट करवा लिया, पेटेंट ऑफिस में जाके। तो उसका अधिकार अब किसके पास आ गया? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आ गया। यानी कि ये जो दवाई है, मान लीजिए मैंने कोरोना वैक्सीन बना ली है, तो कोरोना वैक्सीन को बनाने का अधिकार या उसको बनाकर बेचने का अधिकार किसके पास रहेगा? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगा, और इसका कोई उपयोग नहीं कर सकता बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरी मर्जी के। और अगर ऐसा कोई करता है तो मैं इसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ? कोर्ट में जाके खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है। कॉपीराइट की अगर बात करें तो जनरली जो रचनाएं होती हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लेक्चर बनाया है, तो इसका बैकग्राउंड हो गया, इसका डिज़ाइन हो गया, इसका सीक्वेंस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक बिल्कुल सेम चीज़ें अगर कोई कॉपी कर ले और कॉपी करके उसको मतलब सेम टू सेम, या मेरी ही वीडियो को कॉपी कर ले और वहाँ पर जाके ऐसा सेम टू सेम पढ़ाने लगे, या ये लोगों को बताने लगे कि यार ये तो मैंने बनाया है, तो उसके तहत मैं क्या कर सकता हूँ? कॉपीराइट एक्ट जो होते हैं उनके तहत मैं क्या कर सकता हूँ? उस पर क्लेम कर सकता हूँ कि भाई ये तो मेरी रचना है, ये तो मैंने बनाई है। ठीक है। इसी तरह से कई सारी मूवीज़ होती हैं या कुछ गाने होते हैं, तो उन पर कॉपीराइट एक्ट होता है कि भाई ये तो मूवी है, ये तो गाने, इनका कॉपीराइट है। या
आपने कोई बुक लिखी, किताब लिखी या आपने कोई रचना की, तो ये क्या हो गया, आपका कॉपीराइट हो गया। औद्योगिक डिज़ाइन की हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे एप्पल का मोबाइल है, आपने देखा होगा, तो उसकी डिज़ाइन हो गई, उसका पीछे का लोगो हो गया, उसका कलर हो गया, ये सारी चीज़ें अगर कोई कॉपी, सेम टू सेम कॉपी करके मार्केट में बेचने लगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। हो सकता है कि लोग ओरिजिनल की प्राइस में डुप्लीकेट माल बेचने लगे। तो कंपनी क्या करती है, औद्योगिक जो डिज़ाइन होते हैं, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होते हैं, उनको भी क्या करवा लेती है, पेटेंट करवा लेती है आप। और अगर मान लो कोई इनके डिज़ाइन को कॉपी करता है या कुछ करता है, तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, जो महंगे महंगे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, तो उनकी डिज़ाइन, जैसे कि आप शूज़ की डिज़ाइन की बात कर लीजिए या कपड़ों के डिज़ाइनों की बात कर लीजिए, तो वो भी क्या होता है, एक ख़ास किस्म की डिज़ाइनें होती हैं, तो उसको कोई और दूसरा कॉपी नहीं करता है, और अगर ऐसा करता है तो कंपनी उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद ट्रेडमार्क की हम बात करें तो ट्रेडमार्क होते हैं कुछ स्पेशल, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े ब्रांड के कुछ लोगो होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं, जैसे एप्पल के मोबाइल में पीछे एप्पल बना होता है, या आपने देखा होगा एडिडास का लोगो आपने देखा होगा, या इस प्रकार के और भी जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, उनके आपने एक देखे होगा, एक विशेष कलर, विशेष प्रकार के लोगो होते हैं, या विशेष प्रकार का कोई ट्रेडमार्क होता है, यानी कि भाई ये व्यक्ति या ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट इसी वजह से जाना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एडिडास का जो शूज़ होता है, तो एडिडास के शूज़ में अगर एडिडास नहीं लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे, या एप्पल के मोबाइल में भी वो जो उसका एप्पल वाला लोगो बना है, वो अगर नहीं होगा तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो ये सब क्या है, ट्रेडमार्क। तो इन ट्रेडमार्क्स को भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, या उसको उपयोग बिना उस फर्म की या बिना उस कंपनी की परमिशन के नहीं कर सकता। तो ये सब क्या गोल गए आपके ट्रेडमार्क। भौगोलिक संकेतक की मैं बात करूं तो जिन्हें जीआई टैग्स कहते हैं, जीआई टैग्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि पर्टिकुलर उस भौगोलिक क्षेत्र में वो चीज़ पाई जाती है, या उस भौगोलिक क्षेत्र में, माफ़ कीजिएगा, या उस भौगोलिक क्षेत्र में वो चीज़ प्रसिद्ध है या वहीं पर उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि हम बात करें दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की जो चाय होती है, उसका जीआई टैग किसको मिला है, दार्जिलिंग को मिला हुआ है। तो वो इसलिए मिला है क्योंकि वो वहाँ के लिए चाय जो है वो वहाँ पर प्रसिद्ध है, और पर्टिकुलर वो उसका उत्पादन वहीं पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पंजीकरण होते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है, या भौगोलिक संकेतक या औद्योगिक डिज़ाइन, तो ये किसके लिए जाते हैं, ये कम से कम मतलब 20 वर्षों तक दिए जाते हैं। यानी कि जब मैंने, मान लीजिए, इस लेक्चर को पेटेंट करा लिया, तो कम से कम न्यूनतम, यहाँ पे न्यूनतम है, इसको सही कर लीजिएगा, जो न्यूनतम है 20 वर्षों तक वो अधिकार मेरे पास रहेंगे। यानी कि कोई 20 वर्षों तक इसका उपयोग नहीं कर सकता बिना मेरी परमिशन के। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो देश हैं जिन्होंने ये ट्रिप्स समझौता किया है, तो ये जो ट्रिप्स समझौते के तहत ये देश या सदस्य देशों पर क्या क्या प्रतिबंध लगता है, इसको हम जानते हैं। पहला है घरेलू नियमों के माध्यम से न्यूनतम बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा करना। यानी कि जो सदस्य देश होंगे वो अपने घरेलू नियम या कानून ऐसे बनाएंगे जिससे ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनकी क्या की जाए, उनकी रक्षा की जाए। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोरोना वैक्सीन बना ली, या इंडिया में कोरोना वैक्सीन बन गई, अब इंडिया की कोरोना वैक्सीन ले जाकर कोई चाइना में या किसी दूसरे देश में उसको क्या कर ले, उसकी वैक्सीन बना ले और उससे पैसा कमाने लगे या उसको बेचने लगे और सबको ये बताने लगे कि ये वैक्सीन तो मैंने बनाई है, तो वो जो सदस्य देश हैं उनको क्या करना होगा, ऐसे घरेलू नियम बनाने होंगे कि भाई ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसकी रक्षा हो सके। यानी कि अगर कोई चाइना में ऐसा कोई करता है, कोई डुप्लीकेट चीज़ बनाता है, या अमेरिका में ले जाकर इंडिया की कोई चीज़ या वैक्सीन को कॉपी करता है वहाँ पर, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो शासन है, वो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। विवादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान के समक्ष रखने के लिए तैयार सहमत होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए
मैंने कोई दवाई बना ली, कोरोना वैक्सीन बना ली, और अमेरिका आके कहता है कि अमेरिका की कोई कंपनी आके कहती है कि भाई ये तो हम पहले ही बना चुके हैं, इस पर हमारा अधिकार है, और मैंने कहा कि नहीं भाई ये तो मैंने अभी बनाई है, इस पर मेरा अधिकार है। तो इस प्रकार के जो अगर कोई विवाद होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई विवाद होता है, तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे? उसको हम ले जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान में, और उसके समक्ष खड़े होकर हम अपनी अपनी दलील देंगे, और फिर भाई जो वहाँ पर जो भी फाइनल निर्णय लिया जाएगा उस पर हम दोनों सदस्य या दोनों देश उस पर क्या होंगे? सहमत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, वो है ट्रिम्स। जैसा ट्रिप्स है वैसे ही ट्रिम्स है। ट्रिप्स में क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, माफ़ कीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ थी, यानी बौद्धिक संपदा थी। इसमें है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो निवेशक होते हैं, इनके लिए ये समझौता किए गया। इसको देख लेते हैं। व्यापार संबंधी निवेश को लागू करने हेतु ट्रिप्स की तरह गैट के अंतर्गत 1986 से 1994 तक हुई बहुपक्षीय वार्ताओं के बाद 1 जनवरी 1995 को इसे भी लागू किया गया। यानी कि गैट में 1986 से लेकर 1994 तक काफ़ी इस पर बातचीत हुई, उसके बाद 1 जनवरी 1995 को इसको लाया गया। जैसा ट्रिप्स था वैसा ही ये ट्रिम्स भी है। अब ट्रिप्स किसके लिए था? भौतिक संपदा के लिए था, और ये किसके लिए है? इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये जो ट्रिम्स है ये किसके लिए किया गया है? जैसे हमने अभी आपको बताया, इन्वेस्टर के लिए यानी निवेशकों के लिए। अब कोई एक निवेशक दूसरे देश में जाके निवेश करता है या दूसरे देश में जाकर व्यापार करना चाहता है, तो उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसको भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उसे भी एक समान व्यवहार मिले, और वो भी आसानी से अपना व्यापार उस देश में कर सके, इसके लिए ये ट्रिम समझौता किया गया। तो इसके तहत जो सदस्य देश थे उनको क्या क्या शर्तों का पालन करना है उसको हम देख लेते हैं। जैसा है, विदेशी निवेशकों को राष्ट्रीय व्यवहार तथा सभी सुविधाएं देना जो घरेलू निवेशकों को उपलब्ध है। फिर है 5 वर्ष की अवधि में इसे दूर करना। अगर कोई ऐसा आपने नियम या कानून ऐसा बना के रखा है कि हम विदेशी व्यापारियों को ये सुविधा नहीं देंगे या ये सुविधा नहीं देंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों को 5 वर्षों के अंतर्गत इसे दूर करना है। फिर है विदेशी निवेशकों को प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने हेतु विवश ना करना। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका से हमारे देश में निवेश करने आया, उसने कहा कि फैक्ट्री में मैं यहाँ पर कोई व्यापार करना चाहता हूँ, कोई फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, तो उनने कहा कि नहीं भाई वो ठीक है, आप यहाँ पर मोबाइल की कंपनी डालो या कुछ भी गाड़ी की कंपनी डालो, लेकिन आपने जैसे मान लो आप 100 करोड़ यहाँ निवेश करने आए हो, तो निवेश का 100 करोड़ में से 50 करोड़ का तो आप अपना जो करना है वो करो, लेकिन 50 करोड़ आप सिर्फ खादी ग्राम उद्योग के लिए ही डालोगे, यानी कि आप यहाँ पे खादी का काम ही करोगे, या आप यहाँ पर खेती किसानी का ही काम करोगे, या किसानों को ही लाभ दोगे, ऐसा कोई काम करोगे। तो ये जो प्राथमिकतापूर्ण वाले क्षेत्र हैं, या किसी क्षेत्र पर ऐसा नहीं करना है कि कोई विदेशी निवेशक आपके देश में आया है या किसी भी सदस्य देश में जा रहा है तो वो देश उस पर कोई विवश करे या उसको प्रेशराइज करे कि नहीं, आपको तो इतना % आपको इस क्षेत्र में निवेश करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसा माफ़ कीजिएगा, ऐसा विवश ना किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी निवेशकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि वैश्विक उत्पादन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो तथा उससे सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को राहत मिले। भुगतान संतुलन क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, समझा है इसको। विदेशी निवेशकों की बात करूं तो यहाँ पर कहते हैं कि विदेशी निवेशकों को क्या है, सारी प्रकार की सुविधाएं मिले जिससे जो उनका उत्पादन है और जो रोज़गार है वो बढ़े, रोज़गार के अवसर बढ़े, उत्पादन बढ़े, वैश्विक उत्पादन बढ़े, कि भाई सभी को उससे लाभ हो, और साथ ही साथ जो भुगतान संतुलन है वो भी स्थिर रहे या एक बराबर रहे। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि त्योहारों का सीज़न आ रहा है, अपने त्योहारों को, अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करिए, लेकिन साथ में जो कोरोना संक्रमण बीमारी है उसका भी ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।